तो हम बात कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम की। आयनिक इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट किया है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है। पहला होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा पार्ट होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या कर रहे होते हैं? किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। और हम आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस से रिलेटेड हम क्या कर रहे होते हैं? स्टडी कर रहे होते हैं। और आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जैसे हमने एसिटिक एसिड को हमने क्या किया है? वाटर में डिज़ोल्व कर दिया मान लो। और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये अपने एसिटेट आयंस और H+ आयन में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो अब किसी केमिकल रिएक्शन को किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पर अगर आयंस में क्या हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है, तो उस स्पीसीज और उसके आयंस के बीच में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इक्विलिब्रियम की वजह से कंडीशंस आ रही होती हैं, उस सब को हम आयनिक इक्विलिब्रियम में कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब आयनिक इक्विलिब्रियम में मोस्टली क्या क्या कैलकुलेट करवा रहा होता है? pH, pOH, pKw, Ka, Kb, KH, Kw और लास्ट में सॉल्युबिलिटी हमें कैलकुलेट करने होते हैं। घूम फिर के अलग अलग कंडीशंस में हमें इन सब को ही कैलकुलेट करना होता है। तो हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोलाइट मतलब वैद्युत अपघटन। कोई भी पदार्थ जो क्या करेगा कोई भी पदार्थ जो कैसा होता है, जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन हम क्या करें, अगर हमने उस सब्सटेंस को या उस पदार्थ को हमने क्या कर दिया? पानी में घोल दिया है, तो क्या करता है? वो अपने आयंस में टूट जाता है और आयंस के फ्लो की वजह से वो क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो लाइक जैसे हमने लिया है NaCl सॉलिड। अगर हम क्या करें, मान लो कि हमने एक बीकर ले लिया और इसके अंदर सॉलिड NaCl है, ठीक है? इसके अंदर सॉलिड NaCl है। अब हमने क्या किया? एक बल्ब लिया, ठीक है? और बल्ब को हमने एक बैटरी के सोर्स से जोड़ दिया। ये इसका प्लस पार्ट है और ये माइनस पार्ट है, ठीक है? और हमने इधर से एक टर्मिनल को जोड़ दिया और हमने दूसरा टर्मिनल इसके दूसरे साइड से जोड़ दिया। ये पूरा इसके अंदर सॉलिड NaCl भरा हुआ है। अब हम सोचें कि अगर हमारा बल्ब ग्लो होने लग जाए तो सॉलिड NaCl क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा होता है। लेकिन अब हमने क्या किया कि हमने इस NaCl में थोड़ा सा वाटर मिला दिया। क्या कर दिया? वाटर। तो जैसे अगर हम क्या करेंगे, NaCl में थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, या हम देखते हैं कि अपने बरसात के मौसम में सॉलिड NaCl वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये Na+ आयंस और Cl- आयंस में टूट जाता है। अब आयंस के फ्लो होने की वजह से जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है, तो आयंस को फ्लो होने के लिए मीडियम चाहिए। तो आयंस क्या कर रहे होते हैं? उसको मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर हम क्या करें, मान लो हमने NaCl लिया था और उस NaCl में थोड़ा सा हमने अगर वाटर ऐड कर दिया है, तो उस कंडीशन में अब हमारा बल्ब क्या होने लग जाएगा? ग्लो होने लग जाएगा। तो सॉलिड NaCl इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव नहीं होता है। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया है, इसी का ही अगर हमने क्या किया, इसको एक्वस मीडियम में ले लिया या इसकी लिक्विड स्टेट में ले लिया। अगर हमने NaCl को वाटर में डिज़ोल्व किया है तो NaCl एक्वस, और अगर ये अपनी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाता है। तो कोई भी मटेरियल जो सॉलिड स्टेट में क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। लेकिन अगर उसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रोलाइट अपने पास दो टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट अपने पास दो टाइप के होते हैं। वैद्युत अपघटन दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? ठीक है, इनको बोलेंगे हम प्रबल वैद्युत अपघटन और इसको बोलेंगे हम दुर्बल वैद्युत अपघटन, ठीक है? प्रबल वैद्युत अपघटन क्या होते हैं कि मान लो
कोई भी मैंने सब्सटेंस ले लिया और मैंने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया, और वाटर में डिज़ोल्व करने पर अगर वो 100% क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। लाइक मैंने अगर क्या किया है, NaCl था और मैंने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, तो वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये Na प्लस Cl माइनस में डिज़ोल्व हो गया। तो मैंने अगर इसका 1 मोल लिया था और वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद 1 मोल Na प्लस बना है और 1 मोल क्या बना है, Cl माइनस। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जिनको अगर हमने वाटर में ऐड कर दिया, लाइक मैंने क्या किया है ना, कोई भी सब्सटेंस है और मैं अगर उसको वाटर में डिज़ोल्व करूँगा तो वो मान लेते हैं कि 10% तो डिसोसिएट हो जाता है और 90% कैसा रह जाता है, अनडिसोसिएटेड रह जाता है। ठीक है, लाइक मैंने क्या किया है, CH3COOH ले लिया। ठीक है, और जैसे मैं उसको वाटर में डिज़ोल्व कर रहा होता हूँ तो कैसे टूट रहा होता है, CH3COO माइनस और H प्लस आयन की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैंने इसका क्या लिया है, 100% पार्ट लिया है, तो क्या होता है, रिएक्शन के बाद ये 90% तो कैसा रहता है, अनडिसोसिएट, और इसका 10% पार्ट क्या हो जाता है, आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो होना क्या चाहिए था, ये 100% डिसोसिएट होना चाहिए था, लेकिन ये 100% डिसोसिएट नहीं होता। तो कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर 100% डिसोसिएट हो जाता है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक की कैटेगरी में अलग अलग आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जितने भी सभी लवण जो होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या मान के चलते हैं कि वो कैसे हैं, प्रबल वैद्युतपट हैं। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है कि हम मान के चलेंगे कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मतलब अगर हमने जैसे कोई भी सॉल्ट ले लिया, अगर अपने पास अमोनियम क्लोराइड है तो ये एक सॉल्ट है, और इसको अगर हम जैसे ही हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाता है, NH4 प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, 100% डिसोसिएट होने वाली चीज़ है। ठीक है, अगर हम बात करें अपने फर्स्ट टॉपिक की, तो आज हम पढ़ेंगे डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दुर्बल वैद्युत अपघटय का वियोजन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपने पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लाइक CH3COOH एसिटिक एसिड है, और हमने इसको क्या कर दिया है, पानी में डिज़ोल्व कर दिया है, वाटर में हमने इसको डिज़ोल्व कर दिया। तो जैसे ही वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से आएगा, CH3COO माइनस और साथ में क्या देगा, H प्लस। ठीक है, H प्लस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसकी टाइम t = 0 पर, जब हमने इसको डिसोसिएट नहीं किया था तो टाइम t = 0 पर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, C, और अभी ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं हुआ है। अब हम देखें टाइम t = t पर। ठीक है, हम पूरा डिटेल से करेंगे। टाइम t = t पर C में से इसका कुछ पार्ट क्या होगा, डिसोसिएट होगा, कितना, C अल्फ़ा, और एसीटेट आयन कितने बनेंगे, C अल्फ़ा, और यहाँ पर भी H प्लस आयन कितने बनेंगे, C अल्फ़ा। तो C क्या होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, किसकी, एसिटिक एसिड की। लाइक जैसे मैंने इसको लिया है 0.0 इसका अगर मैंने मान लो इसकी कंसंट्रेशन ले ली है 0.1 m, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जिसको कहा जाता है वियोजन या आयनन की कोटि।
ठीक है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, वियोजन या आयनन की कोटि। अब मतलब क्या है इसका कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में C कितना था, 100 m था, ठीक है। अब मैं कह दूँ t=10 मिनट के बाद, t=10 मिनट के बाद कितना डिसोसिएट हो गया, ये डिसोसिएट हो गया 10%, तो है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये टाइम t=0 पर था, t टाइम पर क्या होगा, डिसोसिएट कितना हुआ है 10%, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना करेंगे 10%। अब मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में कितना था 100 m और इसका डिसोसिएट कितना हुआ है 10%। इट मीन्स 100 का 10% कितना होता है 10/100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना पार्ट हुआ है 10। तो मतलब अब कितना बचा होगा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, तो हम इसीलिए लिखते हैं 100 माइनस 100 का जितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताएगा। तो कितना हुआ 100 माइनस 10% आएगा तो कितना 10, और ये कितना बचेगा 90। तो यहाँ से 90 क्या हुआ है अगर हम देखें तो 90 कंसंट्रेशन, 90 मोलर कंसंट्रेशन बची हुई है, और 10 मोलर यहाँ फॉर्म हो चुके हैं एसीटेट आयन, और 10 मोलर ही H+ आयन फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपर वे में अगर लिखें तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बताती है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना पार्ट क्या हो चुका है, उसका डिसॉल्व हो गया है या उसका आयनाइजेशन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली अल्फ़ा क्या बताएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कितना पार्ट जो हमने लिया था कोई भी सब्सटेंस उसका डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमने क्या लिया था, एक वीक एसिड लिया था, एसिड है, तो एसिड के लिए हम क्या लिखेंगे, आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर हम बात करें, क्योंकि हमने एसिड लिया है तो एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे लिखेंगे, Ka से। और हमें पता है कोई भी आयनाइजेशन, क्योंकि एसिड का आयनाइजेशन हुआ है तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट के। तो प्रोडक्ट क्या है अपने पास, CH3COO माइनस आइंस, और क्या दे रखे हैं H+ आइंस, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या था CH3COOH, ठीक है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं वो कहाँ कर रहे होते हैं, इनिशियल, अरे रे, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ। तो हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं टाइम t पर कर रहे होते हैं। तो टाइम t पर अगर हम बात करें तो अपने पास एट टाइम t, ठीक है, टाइम t पर अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस कितनी है, C अल्फ़ा। अगर हम यहाँ देखें तो कितनी है, C अल्फ़ा है, ठीक है। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी कितनी दे रखी है, C अल्फ़ा दे रखी है। और अगर हम देखें कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH तो वो कितनी दी हुई है, C माइनस C अल्फ़ा। तो K क्या निकल कर आएगा, K विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल टू C² अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फ़ा। C से C कैंसिल, तो ये बचा C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड कितना निकल कर आया, C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। ये है अपने पास वीक एसिड का, वीक एसिड डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, केस डिस्कस कर रहे होते हैं। केस कैसे डिस्कस कर रहे होते हैं,
हम लोग हम क्या कर रहे होते हैं, कंडीशंस लेते हैं। जैसे जैसे हमें क्वेश्चंस में कंडीशन गिवन होती हैं, तो केस फर्स्ट, ठीक है। के दे रखा है अपने पास, यहाँ से हम वैल्यूम ले लेते हैं। के दे रखा है, ये लो, ये ले लिया हमने के, ठीक है। अब केस फर्स्ट में अगर हम मान लें कि 1 माइनस एल्फ़ा, ठीक है, 1 माइनस एल्फ़ा, कलर चेंज कर लेते हैं, अपने पास जब ऑप्शंस हैं, अगर मान लेते हैं कि 1 माइनस एल्फ़ा इस ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, लाइक एल्फ़ा की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁴ विच इज़ इक्वल टू 0.0001, तो एल्फ़ा की वैल्यू बहुत ही कम दे रखी है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस टर्म को मान लेते हैं 1, तो के क्या रह जाता है अपने पास, के इक्वल टू सी एल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एल्फ़ा, और एल्फ़ा क्या होता है, √KA/C, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर आती है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर हम देखें तो एल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√C। कैसे हुआ, अगर हम यहाँ से देखें तो एल्फ़ा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √KA/√C, और ये चीज़ क्या होती है, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं एल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अब इसको ढंग से बनाना पड़ेगा, एल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √C, और √C का मतलब क्या होता है, हम कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन है तो हम कह सकते हैं कि अगर हम डाइल्यूशन कर दें, डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि हमें पता है, चलो मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, हमें पता है कंसंट्रेशन बराबर क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, और अगर ये दे रखा है एल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√C, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √V, और √V का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक होता है डाइल्यूशन। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, तो डाइल्यूशन करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो एल्फ़ा भी बढ़ेगा, और अगर एल्फ़ा बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीज, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब अपने पास वीक एसिड जो होता है उसमें जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे होते हैं, ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब क्या होते हैं, वाटर ऐड कर रहे होते हैं। तो वाटर ऐड करने पर अगर मान लो पहले 100 में से कितना डिसोसिएट हो रहा था, 90% डिसोसिएट हो रहा था, तो अगर हमने और वाटर ऐड कर दिया तो 80%, पहले अगर 80% डिसोसिएट हो रहा था, ठीक है, 20% अनडिसोसिएट था, तो बाद में 90% डिसोसिएट हो जाएगा, 10% अनडिसोसिएट रहेगा, मतलब डिसोसिएशन की वैल्यू सर बढ़ रही होती है, ठीक है। कोई पार्ट पहले 10 में से कितने टुकड़े हो रहे थे, 2, अब पानी बढ़ाते जाओगे तो और टुकड़े होते उसके चले जाएंगे, मतलब वो टूटना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होती है अपने पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के अगर हम आयनिक प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं जल का, ठीक है, आयनिक गुणनफल, ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल, ठीक। तो जल का आयनिक गुणनफल कैसे निकाल रहे होते हैं, मान लेते हैं हमने वाटर ले लिया, ठीक है, ये रहा अपने पास वाटर, ठीक है, H2O, और H2O को अगर हम डिसोसिएशन करेंगे तो वो कैसे टूट जाता है, H++ OH- में। अब हमें पता है कोई भी चीज़ अगर डिसोसिएट हो रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या हुआ है, अपने आयंस में टूटा है, तो K क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसको बोलते हैं आयनन
नियतांक। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो K इक्वल टू क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि अपने पास जो वाटर का आयनाइजेशन होता है वो एंडोथर्मिक इन नेचर होता है। ठीक है, मतलब इसके लिए डेल्टा H कैसा आएगा? ग्रेटर देन 0। कैसी प्रोसेस होती है ये? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। अब अगर हम क्या करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो K वाटर की कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इधर क्या बचेगा? H प्लस और इधर रह जाएगा OH माइनस। और आयनाइजेशन कांस्टेंट और वाटर की कंसंट्रेशन आपस में कैसी रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं KW विच इज़ इक्वल टू आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? H प्लस की कंसंट्रेशन और उसके बाद आ जाएगा OH माइनस की कंसंट्रेशन विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1, है ना। और ये क्या है? आयनिक प्रोडक्ट, या हम कह दें आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे जल का आयनिक गुणनफल। मतलब जल के अंदर जितने भी, वाटर के अंदर जितने भी आयंस होते हैं उनका हम क्या ले रहे हैं? मल्टीपल ले रहे हैं। अब यहीं से कुछ डाटा हम कैलकुलेट करेंगे कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या अगर हम बात करें 298 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, इस डाटा में से कुछ चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट से, तो हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस में जो वाटर होता है उसका pH कितना होता है? 7। और pOH भी कितना होता है? 7 होता है। इसका मतलब वाटर के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? -7, और वही इक्वल होती है OH माइनस के। तभी तो हम कहते हैं कि जो वाटर होता है वो कैसे नेचर का होता है? एज अ न्यूट्रल नेचर का होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो KW बराबर क्या लिख सकते हैं? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁷, OH माइनस कंसंट्रेशन 10⁻⁻7, कितने पर? 298 केल्विन टेम्परेचर पर। तो KW की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 10⁻14। ठीक है, और यही डाटा हमें चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है अपने पास एक टर्म होती है PKW। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, एक मिनट, यहाँ से PKW, जैसे हमें पता है pH इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस आइंस। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं PKW विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ KW। और हमें पता है KW की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी आई है? माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻14, और -14 जब आगे आएगा तो -14 लॉग 10⁻10, और वो किसके इक्वल हो जाएगा? 14 के, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमें पता है PKW कितना निकल कर आ गया है? 14 निकल कर आ गया है। और ये डाटा कितने पर है? एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर KW क्या होता है? KW होता है अपने पास वाटर या जल का, ठीक है, मैं दोनों ही लिख देता हूँ, वाटर आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ होती है अपने पास कंडीशंस। इसमें भी हम कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कंडीशंस क्या है कि अपने पास जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है KW, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि यहाँ पर KW डिपेंड्स
अपॉन टेम्परेचर, ठीक है, कि KW ताप पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है? हमने अभी देखा है कि अगर हमने वाटर को आयंस में डिसॉल्व कर दिया तो कैसे टूटता है ये H प्लस OH माइनस आयंस में, और इसका आयनाइजेशन की कांस्टेंट कितना है था KW। और हमें पता है कि अगर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, क्या कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और रिएक्शन कैसी है, चूँकि है ना, सिंस रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, ठीक है, ऊष्माशोषी है। और ऊष्माशोषी रिएक्शन में अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, तो रिएक्शन जो होगी वो किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम का, ठीक है। रिएक्शन कहाँ जाने लग जाती है, आगे जाने लग जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, और साथ में ही कंसंट्रेशन ऑफ OH- क्या होगा, इंक्रीज़। मतलब रिएक्शन कहाँ जाने लग जाएगी, H+ OH- की तरफ जाने लग जाएगी। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ और OH- बढ़ेंगे, ठीक है, तो हमें पता है KW इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ OH-। अगर H+ इंक्रीज़ कर रहा है, OH- भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से हम कह सकते हैं कि KW भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर KW भी क्या होगा, इंक्रीज़। मतलब वाटर का आयनाइजेशन, वाटर विल मोर डिसोसिएट, वाटर अपने आयनों में ज़्यादा टूटेगा, और KW इंक्रीज़ होगा, तो हम कह सकते हैं कि PKW क्या हो जाएगा, उतना ही डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हमें पता है PKW क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KW। अगर ये वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो नेगेटिव्स है ना, उल्टा हम बोल गए, ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो यहाँ किसका साइन है, नेगेटिव का, और नेगेटिव का साइन बढ़ेगा तो PKW क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम क्या करें, हम अगली नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है pH स्केल। pH स्केल तो हमने 10th क्लास में देखा होता है। pH स्केल कुछ इस तरीके का होता है, एक प्लेट होती है जिसके ऊपर क्या होता है, दिस इज़ pH स्केल। और pH स्केल क्या बताता है कि यहाँ पर बीच में एक लाइन होती है, ये 7, ये 0 और ये होता है 14। अगर मान लेते हैं कोई वैल्यू 0 से 7 के बीच में, तो हम कह देते हैं कि वो मटेरियल कैसा है, एसिडिक है। और 7 से 14 के बीच में होता है तो हम कह देते हैं कि वो मटेरियल कैसा है, बेसिक है, वो क्षार है, और वो कैसा है, अम्ल है, ठीक है। और एट दिस पॉइंट, ठीक है, इस जगह हम कहते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी का pH, ठीक है, या POH कितना है, 7 है, ठीक है, तो हम कह देते हैं कि वो मटेरियल कैसा है, उदासीन है, ठीक है, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं pH क्या होता है। pH स्केल क्या बताता है, बेसिकली pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है, द नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू pH, ठीक है। pH क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, ठीक है। मतलब हमारे पास H+ आयन्स होते हैं, और H+ आयन की कुछ कंसंट्रेशन होती है, उसका अगर हम लॉग ले लें, और लॉग की वैल्यू कैसे लें, नेगेटिव्स ले लें, तो वो किसके इक्वल होती है, pH के इक्वल होती है। और अगर एक्सपेरिमेंट से अगर हम देखें तो एट 25 डिग्री सेल्सियस
जो वाटर होता है अपने पास उसका pH कितना होता है, pH इक्वल टू होता है 7। मतलब अगर हम कह सकते हैं pH अगर 7 है तो 7 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। और लॉग कौन सा होता है, 10 बेस वाला। अब साइन इधर आ जाएगा तो -7 इक्वल टू लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। और कंसनट्रेशन ऑफ अगर H प्लस निकालें तो यहाँ हो जाएगा एंटी लॉग -7। या हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज़ 10 बेस वाली है तो जितना इधर लिखा होता है एंटी लॉग लेते टाइम उसको हम 10 की पावर में चढ़ा देते हैं, तो 10 रेज -7। तो हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस पर pH और pOH दोनों ही कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो जैसे एक मिनट, pH 7 है, ठीक है। तो अगर pH कितना है, 7 है, तो यहाँ से अभी हमने कैलकुलेट किया है H प्लस आयन की कंसनट्रेशन कितनी आएगी, 10 रेज -7। ऐसे ही pOH कैसे लिखते हैं, pOH क्या लिखते हैं सर, माइनस लॉग ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो pOH भी कितना होता है, 7 होता है, तो 7 इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। तो यहाँ से कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस भी कितना आ जाएगा, 10 रेज -7। तो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस वो किसके इक्वल होती हैं, 10 रेज -7 के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंडीशन। इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है, कहाँ गए, नीचे आते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कहाँ गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो H प्लस आयन की कंसनट्रेशन बढ़ रही होती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें, वाटर ले लिया, वाटर कैसे डिसोसिएट होता है, H प्लस प्लस OH माइनस में। अब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। और हमें पता है pH बराबर क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। और अगर H प्लस इंक्रीज़ होगा, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर अगर H प्लस आयन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और H प्लस आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है, तो pH विल ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, वाटर है, ठीक है, और वाटर का 25 डिग्री सेल्सियस पर pH कितना होता है, 7। अब हमने क्या कर दिया, 25 डिग्री सेल्सियस से हटाकर इसको हमने क्या कर दिया है, 35 डिग्री सेल्सियस। सपोज़ कर लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो अब अगर हम pH निकालेंगे तो इसका क्या आएगा, 6.98, मतलब कितना हुआ है, 0.02 का क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर pH हमेशा कैसा हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ pH। हम अलग अलग स्पीसीज़ के लिए pH कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ pH, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिक्सिंग ऑफ, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, कलर, ठीक है। तो पहले देखेंगे मिक्सिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अगर हम मान लो कि हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, ठीक है, लाइक क्वेश्चन ले लिया हमने 0.1 मोलर 100 ml ऑफ क्या लिया है, HCl, प्लस 0.1 मोलर हमने क्या ले लिया है, इसका भी 100 ml ले लिया है, H2SO4।
और साथ में हमने तीसरा डाटा ले लिया 0.1 मोलर 0.1 मोलर क्या चीज़ ली है 150 ml NaOH। ठीक है, लाइक हमने 3 बॉयल लिए हुए हैं। ठीक है, ये कितना है 100 ml है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है HCl है जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। दूसरा हमने क्या किया है H2SO4 लिया है, इसका कितना लिया है ये भी 100 ml लिया है लेकिन इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 m। और तीसरा भी हमने क्या ले लिया एक बीकर लिया, उसमें हमने क्या ले लिया है NaOH लिया है। ठीक है, ये कितना लिया है हमने 150 ml और इसकी कंसंट्रेशन कितनी ली है 0.1 m। ठीक है, अब इन तीनों को क्या किया जाता है मिक्स। ठीक है, मिक्स कर दिया तो मिक्स करने पर हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा HCl का कितना था 100, उसका भी 100 और फिर NaOH का भी कितना हो जाएगा 150 ml। तो टोटल हो गया 1 2 3 350 ml वॉल्यूम हो चुका है। अब जैसे हमने मिक्स किया क्या कर दिया मिक्स। अब मिक्स करने पर इसके अंदर मिक्स किया है HCl मिक्स किया है H2SO4 है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है NaOH। अब मिक्स करने पर अब ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन का हमें क्या चाहिए pH कैलकुलेट करना है कि टोटल pH क्या होगा। तो देखो करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे हम इस चीज़ को पहले क्या करेंगे मोल्स से कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है मान लो हमने HCl लिया और NaOH लिया, तो HCl होता है HCl के अंदर 2 आयंस होते हैं H प्लस Cl माइनस। NaOH के अंदर क्या होते हैं Na प्लस और Cl माइनस सॉरी OH माइनस। ठीक है, और हमने 10th में ही पढ़ा होता है 11th में पढ़ा होता है कि कोई भी एसिड है कोई भी बेस है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा NaCl और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो अब यहाँ पर होता क्या है अगर हमने इसका 1 मोल ले लिया इसका भी 1 मोल ले लिया तो 1 मोल लेने पर H प्लस आयंस कितने जनरेट होंगे 1 मोल और OH माइनस भी कितने जनरेट होंगे 1 मोल। तो ये 1H प्लस इस 1 OH माइनस को करके क्या कर देगा न्यूट्रल कर देगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम ऐसे ही इसमें अगर हम देखें तो ये भी एसिड है ये भी H प्लस आयन देगा ये भी H प्लस आयंस देगा, ये कितने H प्लस आयंस देगा 1H प्लस आयंस। ठीक है, हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कितने H प्लस आयन देगा 1H प्लस, ये कितने H प्लस आयंस देगा 2H प्लस आयंस और ये कितने देगा 1 OH माइनस आयन। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि अपने पास H प्लस आयंस के कितने मोल्स हैं ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपने पास जो सॉल्यूशन है ठीक है अपने पास जो सॉल्यूशन बना है उसके अंदर टोटल H प्लस और OH माइनस आयंस कितने। तो हमें दे रखा है HCl कितना है 0.1 मोलर का प्लस कितना ml दे रखा था 100 ml। तो हमें पता है मोलरिटी बराबर क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके मोल्स कितने आ जाएंगे 0.1 मोलर है इक्वल टू मोल्स चाहिए हमें डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 100 ml। ठीक है, अब m क्या होता है मोल पर लीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मोल्स कैसे आएंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो कैलकुलेशन को और थोड़ा सा देखते हैं 0.1 मोल प्रति लीटर मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 100। इधर आते हैं इसको लेके, तो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं मोल्स, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल प्रति लीटर और इसको गुणा किससे कर रहे हैं 100 ml से, तो ये मिलीलीटर है। ठीक है, तो यहाँ लीटर से लीटर कैंसिल, तो यहाँ पर एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल, तो कितना बचा 10 मिली मोल। ठीक है, कितने बच गए हैं तो अपने पास HCl के मोल्स कितने हैं
10 मिली मोल। इक्वेशन 1। ऐसे अगर हम क्या निकालना चाहें H2SO4 के, तो H2SO4 डिसोसिएट होने पर कितने देता है, ट्वाइस H प्लस आयंस देता है। तो अगर अपने पास देखें तो H प्लस के इसके मोल्स निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम गिवन है 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है और ये भी कितना है 100 ml। ठीक है, और एक मोल क्या देता है, एक 2H प्लस आयन देता है। तो पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से भी कितना आएगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये आ गया 10 मिली मोल। ठीक है, ये भी 10 आ गया, लेकिन मिली मोल, लेकिन एक क्या चीज़ है कि इसका एक मोल कितने आयंस प्रोड्यूस करता है, 2H प्लस। एक मोल 2H प्लस कर रहा है, तो यहाँ पर H प्लस आयंस कितने होंगे, H प्लस आयंस के मोल कितने जनरेट होंगे, तो हम 2 × N कर देंगे, तो ये हो जाएगा 220 मिली मोल्स। ठीक है, ये आ गया सेकंड। थर्ड चीज़, अगर हम बात करें NaOH की, तो NaOH का क्या करें, NaOH के लिए अगर हम देखें तो NaOH क्या देगा, डिसोसिएट होने के बाद Na प्लस प्लस OH माइनस आयन, तो हम निकाल रहे हैं मोल्स ऑफ OH, तो मोल निकाल लो OH माइनस के। तो कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो कितना है 0.1 मोलर है, लेकिन वॉल्यूम है 150 ml, तो 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 150 ml, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो ये आ गया सर 15 मिली मोल। तो हमने क्या क्या लिया था, मिक्सचर के अंदर HCl को मिक्स किया, H2SO4 को मिक्स किया है और NaOH को क्या किया है, मिक्स किया है। HCl के कितने मोल्स हैं, 10 मिली मोल, वो डॉक्टर वेल राइटिंग 10 मिली मोल। इसके कितने हैं, ये 20 मिली मोल, और OH माइनस आयंस कितने हो गए, 15 मिली मोल। तो अपने पास टोटल H प्लस आयंस कितने हो गए, 30 मिली मोल, OH माइनस आयंस कितने हैं, 15 मिली मोल। तो 15 मिली मोल, 15 मिली मोल को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देंगे, 15 मॉलिक्यूल्स किसके बना देंगे, वाटर के। ठीक है, 15 मिली मोल वाटर के बना देंगे। तो अपने पास बचा क्या एक्सेस में, अपने पास बच चुका है H प्लस आयन, कितने बचे हैं, 15 मिली मोल, या हम कह सकते हैं, ठीक है 15 मिली मोल कह सकते हैं, या हम इसको अगर और कन्वर्ट कर लें तो 15 × 10⁻³ मोल अपने पास क्या बने, H प्लस आयंस। अब हमें क्या करना था, इस सॉल्यूशन का pH कैलकुलेट करना था। तो अगर हम देखें तो यहाँ से क्या निकालना है हमें, pH। तो ये H प्लस आयंस आए हैं, ठीक है, और pH में हम क्या लेते हैं, -log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। तो ये चीज़ है, ये जो टर्म है ये है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो ये अब H प्लस आयंस के नंबर्स आए हैं कि अपने पास सॉल्यूशन में इतने आयंस हैं। तो कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मोल्स कितने आ गए, 15 मिली मोल, और टोटल सॉल्यूशन कितना था, टोटल अपने पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आया था, कहाँ गया, ये रहा 350 ml। मतलब इसके अंदर H प्लस आयंस कितने हैं, 15 × 10⁻⁻15 मिली मोल, और इसका वॉल्यूम कितना हो चुका है 350 ml। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें 350 मिली लीटर, तो मिली से मिली कट गया, तो ये बच गया 15/350 मोलर, मतलब मोल पर लीटर। अब इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 5 × 15, 5 × 7 = 35, 3/70। ठीक है, और अब यहाँ से H प्लस आ चुका है, तो pH कितना आ जाएगा, pH = -log ऑफ कितना बचेगा, 3/70। और अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि -log3, और अगर हम बात करें प्लस नहीं -log ऑफ 70,
और अगर हम देखें तो log 70 को लिख सकते हैं 7 × 10 विच इज़ इक्वल टू log 70 बराबर कितना हो जाएगा, log 7 प्लस log 10। log 10 कितना होता है 1, और log 7 कितना होता है, log 7 होता है अपने पास log ऑफ 7 कितना होता है 0.845। तो pH निकाल रहे थे तो अपने पास हुआ माइनस, अंदर बचा log 3। log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4770 माइनस log 70 कितना हुआ माइनस log ऑफ 7 माइनस log ऑफ 1। ठीक है, इतनी बेसिक मैथ तो आती होगी। उसके बाद माइनस 0.4770 माइनस log 7 कितना हुआ 0.845 और log, अरे हमने क्या कर दिया log 10, तो log 10 कितना होता है 1। ठीक है, अब माइनस का साइन अंदर ले जाएंगे तो ये हो चुका है 1.845 में से माइनस कर देंगे 0.4770 और इसको अगर माइनस कर लें हम लोग तो करके देखते हैं 1.845 माइनस 0.4770 तो ये आ जाता है 1.368। तो pH क्या हो गया इस सॉल्यूशन का 1.368। अब इस चीज़ को है ना टाइम सेव करके देखते हैं कि इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या, नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है तो करेंगे कैसे, ध्यान दो अपने पास एक एसिड है, दूसरा भी एसिड है, तीसरा क्या है बेस है। ठीक है, तो मैं बहुत इजी वे में लेके चलता हूँ। एक एसिड है, दूसरा क्या दे रखा है बेस दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिंपल सी बात है कि एसिड H+ देता है, बेस देता है OH-, ये इसको क्या कर देगा क्रॉस कर देगा और हमारे पास क्या निकल कर आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अपने पास मान लेते हैं कि अगर एसिड 2 दे रखे हैं तो जैसे मैंने अभी हम देखा था 0.1 मोलर 100 ml HCl और 0.1 मोलर बेस मान लेते हैं 100 ml NaOH। तो देखो फॉर्मूला बताता हूँ मैं इसका। अपने को करना क्या है कि हमें मोल्स निकालने हैं, तो नो मोल्स निकालने का नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट कि है ना कितने मोल्स बचे हैं। तो हम क्या करेंगे, तरीका क्या है, तरीका पहले तो ये देख लेते हैं कि कौन सा ज़्यादा क्वांटिटी में ना एक्सेस में कौन है, कि H+ ज़्यादा आएंगे OH-। तो मोल्स निकाल लो, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गए 10 मिली मोल। और यहाँ पर भी हम निकालेंगे 0.1 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 10 मिली मोल। मतलब ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी नहीं बचा है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा हो गया न्यूट्रल। तो हम क्वेश्चन को ढंग से करने के लिए हम ले लेते हैं जिसका 0.2 मोलर। ठीक है, तो ये हो गया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितने आ गए 20 मिली मोल ऑफ HCl। और यहाँ से हम करें 0.1 मोलर मल्टीप्लाई बाय 100 ml तो ये कितना आ गया 10 ml 10 मिली मोल NaOH। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे मिक्स करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, तो H+ आयंस कितने बचे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयंस कितने बचे 10 मिली मोल। और इसी को क्या करना है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन निकाल लो, कितना आएगा 10/10 मिली मोल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml। 10 से 10 कैंसिल तो ये कितना बचा है 1/20। इस चीज़ को ले जाकर कहाँ पुट कर देना है pH वाले फॉर्मूले तो इसमें, तो उससे क्या आ जाएगा अपना pH निकल के आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है कैलकुलेट करना होता है और इजीली हम क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है, उसमें मिली मोल्स निकालो कैंसिल आउट करो और उससे हम क्या कर सकते हैं pH कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉपिक को आगे ले जाते हुए अब अगर हम बात करें pH ऑफ वीक एसिड्स। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, pH ऑफ वीक एसिड।
ठीक है। तो वीक एसिड का पीएच कैसे निकालना होता है? वीक एसिड का मतलब वीक एसिड है तो वीक एसिड का मतलब वीक एसिड ही होगा, सही है। टेबल मैच टेबल, तो पीएच वीक एसिड मतलब दुर्बल अम्ल का, ठीक है। वो टाइप 1 का क्वेश्चन होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हमने एक वीक एसिड कंसिडर किया था CH3COOH, इसका डिसोसिएशन कर रहे होते हैं तो कैसे टूट रहा होता है ये CH3COO माइनस और साथ में किस में H प्लस में, ठीक है। इतना हमने किया था और हमने देखा था कि टाइम t इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C मान ली, ये 0 है, ये 0 है। टाइम t इक्वल टू t टाइम के बाद C में से कुछ पार्ट इसका डिसोसिएट हुआ क्योंकि ये वीक एसिड है और वीक एसिड डिसोसिएट हुआ है तो एसिटेट आयन कितने आए CH अल्फ़ा और H प्लस आयंस कितने आए C अल्फ़ा। तो अगर हम यहाँ से अगर बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस किसके इक्वल आई है C अल्फ़ा के इक्वल आई है और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हमें pH कैलकुलेट करना है तो pH बराबर क्या होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना है माइनस लॉग ऑफ C अल्फ़ा, वैल्यू ऑफ C अल्फ़ा। अब C क्या होती है इनिशियल कंसंट्रेशन और अल्फ़ा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब अल्फ़ा कैसे निकालें? तो हमें पता है एसिड के लिए K इक्वल टू क्या होता है C अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। और हमने केस डिस्कस किया है और केस डिस्कस करने पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या आते हैं उन क्वेश्चंस में कंडीशन 1 माइनस अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेट कितना होता है 1 के इक्वल। तो अगर हम देखें तो अल्फ़ा कैसे निकाल रहे होते हैं, अल्फ़ा निकाल रहे होते हैं √KA/C से, ठीक है। तो ये होता ही अल्फ़ा की वैल्यू जो हम कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 पर करेंगे तो pH बराबर कितना आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ C मल्टीप्लाई बाय √KA/C। हम चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि हमें पता है कि अपने पास क्या चीज़ है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आया है C अल्फ़ा और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है C मल्टीप्लाई बाय √KA/C। तो हम इसको अगर अंदर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं √KA मल्टीप्लाई बाय C। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा एक कि pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ C अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आएगी, हमने H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन निकाल ली है, ये रही। तो हम सीधा H प्लस आयन की वैल्यू पुट करेंगे तो हम यहाँ रख सकते हैं √KA मल्टीप्लाई बाय C। तो वीक एसिड के लिए हम इस तरीके से pH कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज 0.05 मोलर एसिटिक एसिड is dissolved in is ionized in which concentration in which where ionized where acid ionization constant is 1.77 into 10 raised minus 5, then find out, फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अल्फ़ा, एंड सेकंड थिंग क्या होती है pH ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। pH ऑफ सॉल्यूशन या pH ऑफ एसिटिक एसिड, pH ऑफ CH3COOH। तो हमें पता है अभी हमने देखा है कि CH3COOH कैसे डिसोसिएट हो रहा होता है CH3COO माइनस और H प्लस में।
तो इसकी टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है 0.05। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर कितना गिवन है, ये 0.05 मोलर। तो ये कंसंट्रेशन अभी इनकी 0 है। t इक्वल टू टी टाइम पर कितना हुआ, इसमें से कुछ डिसोसिएट होगा, 0.05 माइनस 0.05 ऑफ अल्फ़ा, और ये भी कितना बना होगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, और ये भी 0.05 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा, वही सी अल्फ़ा, वही सी अल्फ़ा, और वही सी माइनस सी अल्फ़ा। ठीक है। हमें पता है सिंस के की वैल्यू कितनी है 1.77 इंटू 10 डेज माइनस 5, और विच इज़ वेरी लेस। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 माइनस अल्फ़ा को अप्रोक्स मान सकते हैं हम 1 के। तो यहाँ पर के ए बराबर क्या आ जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट के ए बाय सी, और अंडर रूट के ए कितना है, के कितना है 1.77 इंटू 10 डेज माइनस 5 डिवाइडेड बाय सी कितना है 0.05। ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट मैं ही कर लेता हूँ। अगर हम बात करें 177 में डिवाइड करें 5 का, तो वो किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 35.4 इंटू 10 डेज माइनस 5। अब हम मान लेते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली मैंने इस डेसिमल को हटाया, नीचे आ गया, तो ये आ गया अंडर रूट 354 इंटू 10 डेज माइनस 6, और 354, तो 354 का अंडर रूट कितना होता है 17, 289, 18, 18, 324, 19, 381, ठीक है, और 18, 324 मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.8 इंटू 10 डेज माइनस 3। हमने कैलकुलेट करने के लिए इतना मान लिया। तो अल्फ़ा कितना आ गया अपने पास, अल्फ़ा है 1.8 इंटू 10 डेज माइनस 3। देख रहे हो वैल्यू, 10 डेज माइनस 3 का ऑर्डर है, मतलब 0.001 की समथिंग आ रहा है, इसीलिए हम इसको 1 के अप्रॉक्स मान के चल रहे होते हैं। ठीक है। तो अल्फ़ा आ गया। अब हमें क्या निकालना था, पीएच। पीएच क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन, और माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन कितना होता है, सी अल्फ़ा। ये रही वैल्यू एच प्लस आयन की। ठीक है। और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस लॉग ऑफ सी कितना है 0.05, अल्फ़ा कितना आया है 1.8 इंटू 10 डेज माइनस 3। करो कैलकुलेट, माइनस लॉग ऑफ 18 पंजे 90 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 इंटू 10 डेज माइनस 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 10 डेज माइनस 5। ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग 9 प्लस लॉग ऑफ 10 डेज माइनस 5। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो अंदर चले जाएगा लॉग 10 डेज माइनस 5, नहीं क्या गड़बड़ है, हाँ इसको सॉल्व करते जाएंगे, माइनस अंदर बचा लॉग ऑफ 9 माइनस 5। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस लॉग ऑफ 9। ठीक है। हमें पता है अगर लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी तो लॉग 9 को क्या लिख सकते हैं, लॉग 5 प्लस 4, तो वो किसके बराबर होता है, लॉग 5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 4 के। ठीक है। और लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6990, और log 4 क्या होता है 2 log 2। ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0.69 को हम मान लेते हैं 0.7 मल्टीप्लाई बाय log 2 कितना होता है 0.3, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 7 या 21 दूनी 42, तो 0.42, तो ये आ गया इक्वल टू
5 माइनस 0.42 विच इज़ इक्वल टू 4 10 में से 2 गए 8, 10 में से 5 गए 5, तो 4.54। हमने बहुत सारे अप्रोक्सीमेशंस माने तो आंसर थोड़ा सा अपने इस जगह से डेविएट हो गया होगा, ठीक है। तो अपने पास पीएच कितना आ जाता है, लगभग 4.5। मतलब आपको तो एक्यूरेट कैलकुलेट करना है, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, वीक एसिड्स का पीएच कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हमें कुछ डाटास गिवन होता है और हम उनकी हेल्प से हम इन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसे ही ये अपने पास क्या था, वीक एसिड का था, तो हम क्या करेंगे, वीक बेस का भी ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं पीएच ऑफ वीक बेस। तो कोई वीक बेस होगा, ठीक है, दुर्बल क्षार। तो मान लिया जैसे NH4OH है, कलर चेंज करो, चलो कलर यहाँ से ले लिया कि NH4OH है, और इसके लिए क्या आएगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस, सारी चीज़ें वही रहेंगी। जैसे K बराबर क्या होता है, C अल्फ़ा स्क्वायर। तो बेस के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, KB। तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा वो KB बराबर हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा था √KA/CK। तो यहाँ से अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा √KB/C। अब यहाँ देखो, दे क्या रहा है ये OH माइनस। तो हम पहले pH कैलकुलेट करते थे, अब कैलकुलेट करेंगे POH विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन, और यहाँ वैल्यू रखेंगे किसकी, माइनस लॉग ऑफ C अल्फ़ा, ठीक है। और अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से। अब pH कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो कैलकुलेट करना है pH। तो pH कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन होती है, और इक्वेशन क्या होती है कि हमें पता है KW बराबर हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस किसके बराबर होती है, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। और हमें पता है एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस आयन, H प्लस नहीं, KW कितना कैलकुलेट किया था, 10⁻⁻14। तो अगर हम क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो लॉग ले लो, लॉग KW इक्वल टू लॉग ऑफ H प्लस आयन, और मल्टीप्लाई है तो लॉग ऑफ OH माइनस आयन्स लिख सकते हैं। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, लॉग ऑफ KW इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, और इधर भी हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन्स, ठीक है। अब हमें पता है कि लॉग KW की वैल्यू कितनी है, KW होता है 10⁻⁻14। तो माइनस लॉग ऑफ KW 10⁻⁻14। देखो यहाँ से एक रिलेशन और आता है, उस रिलेशन को लिख लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा PKW विच इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है PH प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या होता है POH। एक रिलेशन आ गया निकल कर, ये वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन 1। अब इसी इक्वेशन से अगर हम बात करें तो माइनस लॉग ऑफ KW कितना होता है 10⁻⁻14 इक्वल टू, इसको हम क्या, आप देखो छोड़ो इधर आ जाते हैं। सिंस PKW क्या हो सकता है, माइनस लॉग ऑफ KW, अभी किया है, और KW कितना है, माइनस लॉग ऑफ KW कितना होता है 10⁻⁻14 विच इज़ इक्वल टू 14। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PH प्लस POH इक्वल टू 14। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन कि जब PH गिवन हो POH निकालना हो, या POH गिवन हो PH निकालना हो, तो PH प्लस POH कितना होता है 14 के इक्वल, मतलब पूरा PH स्केल होता है ना। तो ये 0 से कितना होता है 14। तो कैसे याद रखोगे, PH प्लस POH इक्वल टू 14। तो जैसे इसी क्वेश्चन में अपने पास वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, सिंस POH कैसे निकल कर आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ C अल्फ़ा से।
लाइक वैल्यू मान लेते हैं, कंसिडर कर रहे होते हैं कि अपने पास pOH निकल कर आ गया 2.1 मान लेते हैं। तो pH कैसे निकालेंगे, pH निकालेंगे 14 माइनस POH विच इज इक्वल टू 14 माइनस 2.1 इक्वल टू 12.9। ठीक है, 12 नहीं 11.9। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो सिखाना गया था कि pH और pOH दे रखा है, तो pH कैसे निकालेंगे 14 माइनस POH करके। ठीक है, तो फॉर्मूलेज वही हैं, बस हमें अगर pOH दे रखा है तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, pOH कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होमवर्क है, इफ Ka की वैल्यू भी चाहिए होगी तो Ka की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Ka की वैल्यू निकाल एक क्वेश्चन पुट करते हैं कि इफ़ 0.05 मोलर NH4OH is ionized and value of base dissociation constant is 1.8 into 10 raised minus 5, then find out पहली चीज़ concentration of OH minus ion, second thing is concentration of H plus ion, third thing is pH, fourth POH। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। नहीं होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसको नेक्स्ट सेशन में आपको करवा दूँगा। ठीक है।